और आइए शुरुआत करने जा रहे हैं आज की एक सबसे बड़ी खबर के साथ। पूरे दिन आपने हरे हरे नोटों की गड्डियां देखी, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा काली कमाई का रहस्यमय किला। ये तस्वीरें तो आपने दिन भर देखी, लेकिन जरा एक नजर डालिए इन पे। ये देखिए जरा, ये गड्डियां मैं आपको बता रहा हूं, फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें दिखाऊं और गिनिए जरा इस तिजोरी में कितनी गड्डियां थी। गिनिए जरा, हेडर निकालूंगा, देखिए गिनिए कितनी गड्डियां हैं। 31, 37, 43, 45 गड्डियां मैं इस वक्त देख पा रहा हूं। आप भी बेशक अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर इन गड्डियों को गिन सकते हैं। ये गड्डियां तिजोरी में रखी हुई थी, ये नोटों के बंडल तिजोरी में मौजूद थे। आइए अगली तस्वीर में आपको दिखाता हूं। अगली तस्वीर, कितना कैश घर के अंदर से मिला, ये देखिए जरा, कैश ही कैश जहां नजर जाए। ये देखिए मशीन से नोट गिने जा रहे हैं, ये मशीनें रखी और पूरे घर में कैश बिखरा हुआ। ये तस्वीरें इससे पहले शायद ही आपने देखी होंगी। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा, ये देखिए, ये कैश गिनने की, नोट गिनने की मशीन ले जा रहे हैं इनकम टैक्स विभाग के लोग, कर्मचारी, और नोट गिनने की मशीन अंदर पहुंची और उसके बाद नोटों की गिनाई शुरू हो गई। और स्थिति आप ये थी कि नोट गिनने वाली मशीन भी थक गई और उसके बाद इन नोटों को बक्से में भरा गया। फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें दिखाऊं मैं उन बक्सों की जिनमें भरा गया। गिनिए जरा बक्से, ये जो आप स्टील के बक्से देख रहे हैं, इन बक्सों में इन नोटों को भर दिया गया है। ये कैश की काली कोठरी, ये कानपुर से कैश बरामद हुआ। कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर से ये कैश बरामद हुआ। आइए जरा आपको इनका तारुफ कराएंगे, लेकिन उससे पहले बताता हूं कि ये कैश की काली कोठरी में क्या क्या था, कितना पैसा निकला, कितनी में गिनाई हुई, कितने टाइम में गिनाई हुई। देखिए जरा, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। काली कमाई की कुबेर को आप देख रहे हैं। ये देखिए जरा, नोटों की गड्डियां आप देख रहे हैं, जहां तक नजर जाएगी नोट ही नोट नजर आएंगे। तिजोरी भी आपके सामने आप देख रहे हैं जिसमें नोट ही भरे हुए हैं। देखिए जरा, इत्र कारोबारी के घर इनकम टैक्स ने रेड की। थोड़ा बहुत नहीं, बताया जा रहा है लगभग 160 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है। जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, 500 के नोटों की गड्डियों के बंडल मिले। 500 के नोट, ये जो आप गड्डी देख रहे हैं, 500 के नोट की गड्डियां थी, उसके बंडल थे। बंडल के चारों तरफ टेप लगा दिया गया था, एक एक बंडल में टेप लगा हुआ था। गुरुवार शाम से, सोचिए जरा, कल शाम से नोटों की गिनती जारी थी। कल शाम से नोट गिने जा रहे थे और देर रात तक 4 मशीनों से 40 करोड़ रुपए गिन दिए गए। 40 करोड़ 4 मशीन से गिने गए। उसके बाद क्या हुआ, नोट गिनने की 4 मशीन लेकर पहुंची उसके बाद टीम, और गिनती के लिए एसबीआई के कर्मचारी बुलाए गए और कर्मचारियों ने नोट गिनने शुरू किए। नोट गिनने की 6 और मशीनें मंगवा ली गई। उसके बाद इतना नोट आ गया। नोटों की गिनती के दौरान मशीनें मंगाई गई और ज्यादा, और एलबैंड हटाएंगे, नोटों की गिनती बीच में ही रोक दी गई। सोचिए जरा, इतनी ज्यादा नोट थे, इतनी मशीनें पहुंची कि मशीन गर्म हो गई और गिनती रोकनी पड़ी। 13 मशीनों से हुई नोटों की गिनती। सोचिए जरा, एक दो नहीं, 13 मशीनें मंगाई गई जिससे नोटों की गिनती हुई। कैश रखने के लिए सोचिए लोहे के बॉक्सेस मंगाए गए, लोहे के बक्सों में कैश की गिनती हुई। 50 से ज्यादा बक्सों में कैश को रखा गया था। सोचिए, लोहे के 50 बक्से मंगाए गए, उसमें कैश रखा गया। ये आप देख रहे थे, मैं आपको बता रहा था कैसे नोटों की गिनती शुरू हुई, लेकिन आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं। उसके बाद इन बॉक्सेस को ट्रक में भरा गया, वो तस्वीरें मैं दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए जरा, इस बक्से को, ये जो लोहे के बक्से आप देख रहे हैं, इन्हें ट्रक्स में रखा गया। फुल स्क्रीन जरा तस्वीर में दिखाऊं, लोहे के बक्सों में कैसे कैश, और इस बक्सों को ट्रक में रखा गया। एक ट्रक में लगभग 25 बॉक्सेस रखे गए। पीयूष जैन के घर से इन ट्रक्स को ले जाया गया उसके बाद। लेकिन आइए अब मैं आपको दिखाऊंगा वो घर जिसमें ये नोट मिले। सोचिए जरा, जिस घर में 160 करोड़ रुपए मिले, वो घर कैसा होगा। वो घर एक किला था, किला जिसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता। देखिए जरा घर, ये है वो घर जिसकी तस्वीरें आप देखकर समझ पाएंगे कि इस घर में नोट रखे थे। कटीली तारें दिखाई दे रही हैं, लोहे के तार लगे हैं घर में। इसमें 160 करोड़ रुपया कैश था। जरा देखिए, काली कमाई के इस किले की अंदर की तस्वीरें देखिए।
यह है काली कमाई का किला। इसी घर में छिपा कर रखे गए थे करोड़ों रुपए। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये जैन भाइयों का वो ही बंगला है जहां काली कमाई का अकूत साम्राज्य जमा किया गया था। बंगले की इन तस्वीरों को देखिए। बंगले के चारों तरफ कंक्रीट की मोटी दीवारें बनाई गई। दीवार के ऊपर पहले लोहे का जाल बिछाया गया और लोहे के जाल के ऊपर लोहे के कटीले तार लगाए गए। इत्र कारोबारी पीयूष जैन की काली कमाई से बनाया गया किला। साफ तौर पर तस्वीरें आपको दिखाएंगे पीयूष जैन के इस किले की। देखिए कैसे अपनी काली कमाई से इस किले को बनाया है। साफ तौर पर जो कांटे वाले तार हैं वो लगा रखे हैं ताकि कोई अंदर ना जा सके। और अगर बात की जाए तो बाउंड्री को आप खुद देख सकते हैं कि कितनी ऊंची बाउंड्रियां बनवा रखी, लेकिन साफ तौर पर यहां पर कोई भी सीसीटीवी नहीं है। चूंकि लगातार कैश आता और जाता रहा, इसलिए यहां पर कैश की वजह से सीसीटीवी खुद पीयूष जैन ने नहीं लगवा रखा था। अब जरा इस महफूज और बख्तरबंद किले के सामने की तरफ चलते हैं। देखिए बंगले के गेट पर लोहे के नुकीले सरिये लगे हैं जिससे कोई इसे लांघने के बारे में सोच भी ना सके। इतना ही नहीं, बंगले के चारों तरफ बनाई गई इस दीवार के ऊपर लोहे के नुकीले सरिये लगे हैं और उनके आसपास लोहे के कटीले तार। अब बंगले की खिड़कियां देखिए, काले शीशे लगे हैं जिससे कोई अंदर झांक ना सके और उसे यह भी पता न चल सके कि अंदर आखिर क्या हो रहा है। अगर तस्वीरें आपको दिखाएं तो देखिए किस तरह से काले शीशे जो खिड़कियों पर लगे हैं क्योंकि कोई अंदर ना देख सके, और साफ तौर पर जो कांटे वाले तार हैं वो लगा रखे हैं ताकि कोई अंदर ना जा सके। अब जरा इमारत के अंदर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए मेन गेट से अंदर जब बंगले में एंट्री होगी तो पहले आपको स्टील से बने फौलादी गेट से पार होना होगा। अब एक बड़ा सवाल इसमें यह है कि इस भारी मात्रा में मिले कैश का क्या करने वाला था पीयूष। चूंकि उत्तर प्रदेश में नजदीक हैं चुनाव, कहीं इस पैसे का इस्तेमाल चुनाव में तो नहीं होना था। यही वो किलेनुमा इमारत है जहां छापा मारकर करोड़ों की काली कमाई का जखीरा बरामद किया गया है। कैश की काली कोठरी की तस्वीरें आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होंगी। और आइए इतनी काली कमाई इकट्ठा करने वाले हैं कौन, उनके बारे में आपको जरा तारुफ करा देते हैं। किसके घर से निकले हैं ये 160 करोड़ रुपए। देखिए जरा आपको बताऊं, यूपी के कन्नौज के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के कन्नौज के रहने वाले हैं। कन्नौज के अलावा कानपुर में भी इनका घर है, कन्नौज से लगभग 1 घंटे की दूरी है। मुंबई गुजरात में भी इनका मकान है। इसके अलावा इनके कोल्ड स्टोरेज हैं, पेट्रोल पंप के भी मालिक हैं पीयूष जैन। इत्र के बड़े कारोबारी हैं, कन्नौज में इनकी फैक्ट्री है इत्र की। इसके अलावा मुंबई में भी इनके इत्र के बड़े शोरूम हैं और साथ ही साथ इत्र को विदेशों तक निर्यात भी करते हैं उनका। और थोड़ी बहुत नहीं, 40 कंपनियों के मालिक हैं, एक दो नहीं 40 कंपनियों के मालिक है पीयूष जैन। ये इनका तारुफ है। इसके अलावा आपको बताऊं कि 40 कंपनियों के मालिक हैं। और आइए आप तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं कि कैसे एक आरोप लग रहे हैं और कैसे समाजवादी कनेक्शन सामने आ रहा है, वो दिखा रहा हूं। ये देखिए तस्वीरें। ये जो इत्र है, ये इत्र समाजवादी इत्र पिछले हफ्ते लॉन्च किया गया और दावा ये किया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से आरोप ये लग रहा है कि अखिलेश यादव के करीबी हैं ये, ऐसा बीजेपी का आरोप है। और ये समाजवादी इत्र जो है ये पीयूष जैन का इससे ताल्लुक है। आइए आपको बताता हूं कि कैसे समाजवादी पार्टी से कनेक्शन का आरोप लग रहा है। देखिए जरा क्या कनेक्शन है दोनों का, ये आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए समाजवादी पार्टी के करीबी हैं पीयूष जैन, ऐसा आरोप है। अखिलेश के नजदीकी बताए जाते हैं और समाजवादी इत्र लॉन्च किया था जो पिछले हफ्ते लगभग लॉन्च हुआ है। इत्र के लॉन्च के वक्त अखिलेश यादव मौजूद थे। महीने भर पहले लखनऊ में इसकी लॉन्चिंग हुई थी और 22 फूलों से इत्र बनाया गया था। ये जो समाजवादी इत्र था खास किस्म के 22 फूलों के जरिए बनाया गया था और चुनाव से पहले इसकी लॉन्चिंग हुई थी। समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं एक पंपी जैन। पंपी जैन से करीबी रिश्ता बताया जाता है पीयूष जैन का। लेकिन आपको बताऊं कि अखिलेश यादव ने इस पर सफाई दी है। उनका कहना है
कि उनका कोई ताल्लुक नहीं है इनसे। देखिए अखिलेश यादव ने क्या कहा ये आपको बताएं उससे पहले जरा रिपोर्ट देखिए। बीजेपी अब समाजवादी पार्टी पर हमलावर है, देखिए रिपोर्ट। और अभी तक इन्हीं का इंतजार था कि इनकम टैक्स कब आएगा डिपार्टमेंट। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी, न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी। इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी को पीड़ा हो रही थी। चोर की दाढ़ी रख के निकाला। समाजवादी पार्टी के 3 लोगों के यहाँ रेड हुआ, कुछ भी नहीं मिला कहीं भी। झूठ बोलता है अगर कोई कहता है। किसी इनकम टैक्स के अधिकारी ने कहा कुछ मिला। समाजवाद की टोटियों में से, समाजवाद के इत्र में से नोटों की गड्डियां निकल रही हैं। रेड पर हंगामा तो खूब कटा, सियासत भी जमकर हुई, लेकिन जब इत्र कारोबारी के घर से नोटों की खुशबू इनकम टैक्स विभाग को खींच ले गई और गुफा खुली तो आंखें फटी की फटी रह गईं। अखिलेश अब तक रेड को चुनावी बता रहे थे, तो नोटों का खजाना खुलने के बाद अब बीजेपी हमलावर हो गई है। लंबे समय से मैं सोच रहा था कि समाजवादियों की टोटियों से निकलता क्या है। समाजवाद की टोटियों में से, समाजवाद के इत्र में से नोटों की गड्डियां निकल रही हैं। जैसी नोटों की गड्डियां टीवी और अखबार में मैं देख रहा हूं, ऐसी तो पिक्चरों में भी नहीं देखी जो समाजवादियों के यहाँ मिल रही। साइकिल वाला इतर बनवा के, समाजवादी के नाम से इतर बना के लोगों को लगवा रहे थे और बोतल दिखा रहे थे, तो उस समय उनको नहीं याद आ रहा था करोड़ों रुपए मिल रहा है जो उनके भ्रष्टाचार का रुपया है और इलेक्शन में वो इस्तेमाल करने वाले थे। समाजवादी पार्टी के तमाम करीबियों के यहाँ लगातार इनकम टैक्स और ईडी के छापे पड़ रहे हैं, जिसमें सैकड़ों करोड़ के कैश का खुलासा हो रहा है। समाजवादी पार्टी की साइकिल फिर परास्त होगी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की एक बार फिर विजय सुनिश्चित होगी। समाजवादी पार्टी के मुताबिक अखिलेश का इत्र कारोबारी पीयूष जैन के साथ कोई रिश्ता नहीं है। समाजवादी पार्टी के 3 लोगों के यहाँ रेड हुआ। मैनपुरी में मनोज के यहाँ, मऊ में राजीव राय के यहाँ, लखनऊ में नीटू के यहाँ। कुछ भी नहीं मिला कहीं भी। झूठ बोलता है अगर कोई कहता है। किसी इनकम टैक्स के अधिकारी ने कहा कुछ मिला। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर अखिलेश यादव ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव सामने आए और उन्होंने ट्वीट किया, देखिए जरा। जब चारों तरफ से हमला हुआ तो अखिलेश यादव ने एक शख्स के ट्वीट को रीट्वीट किया। अखिलेश ने क्या लिखा? अखिलेश ने लिखा, कानपुर में शिखर पान मसाला ग्रुप। एक ट्वीट को रीट्वीट किया अखिलेश ने, और इत्र कारोबारी पीयूष के घर पर पड़े छापे और बरामद नकली नोटबंदी की विफलता की कहानी बयां कर रही है। बीजेपी पीयूष जैन और शिखर पान मसाले को एसपी से जबरन जोड़कर सपा को बदनाम कर रही है। एसपी एमएलसी पंपी जैन से पीयूष का कोई ताल्लुक, कोई मतलब नहीं है। यह अखिलेश यादव ने एक ट्वीट को रीट्वीट किया था। आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं। दरअसल पिछले दिनों अखिलेश के करीबियों पर रेड पड़ी थी। अखिलेश के करीबियों के ठिकानों पर रेड पड़ी थी। ये वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन आइए, ये राजीव राय के घर की रेड की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। अखिलेश के किन करीबियों पर रेड पड़ी जिसके बाद अखिलेश पर हमले शुरू हो गए, वो देखिए जरा। अखिलेश के नजदीकी बताए जाते हैं, पार्टी के प्रवक्ता रहे हैं, उनमें है राजीव राय। ग्रिड हटाएंगे जल्दी से। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। मऊ में आवास पर आईटी रेड हुई राजीव राय के। 15 घंटे तक यह छापेमारी चलती रही और जैनेंद्र यादव, अखिलेश यादव के ओएसडी हैं, इनके घर पर भी रेड हुई। जैनेंद्र के घर पर आयकर की रेड हुई। और अगले मनोज यादव हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और मैनपुरी स्थित घर आईटी का छापा हुआ इनके घर पर, मनोज यादव के घर पर। 5 शहरों में 12 ठिकानों पर यह छापेमारी की गई। अखिलेश के करीबी होने का दावा राहुल भसीन के लिए कहा जाता है। अखिलेश के करीबी होने के दावा राहुल भसीन पर भी रेड हुई। आइए आपको दिखाने जा रहा हूं कि आज जो छापेमारी हुई है, यह छापेमारी पीयूष जैन जो इत्र कारोबारी हैं, इनके किस किस ठिकानों पर छापेमारी हुई वो देखिए जरा। पीयूष जैन के घर अलग अलग शहरों में हैं। उनमें उनके घर, कानपुर के घर, कन्नौज में परफ्यूम फैक्ट्री है, उस पर रेड हुई। कन्नौज में कोल्ड स्टोर है, उस पर रेड हुई। पेट्रोल पंप बताया जाता है, उस पर रेड हुई और उनके घर पर रेड हुई। इसके अलावा मुंबई के घर पर भी छापेमारी हुई, इस तरह की खबरें हैं।
शोरूम पर छापेमारी हुई। आइए अब आपको बताते हैं जिस वक्त रेड हुई वो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए जरा, ये उनके घर के रेड की तस्वीरें हैं जब इनकम टैक्स, फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें लीजिए, इनकम टैक्स की जब टीम पहुंची। देखिए जरा, इनकम टैक्स की टीम पहुंची, घर का दरवाजा खुलवाया और अंदर पहुंचे, और उसके बाद जो तस्वीरें देखी वो तो मैंने आपको बता दिया कि आखिर अंदर जाकर क्या देखने को मिला। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये काली कमाई आई कहां से, काली कमाई जुटाई कहां से। आप ये जानना चाहते होंगे कि ये पैसा 160 करोड़ रुपया किसी कारोबारी के पास कहां से आ जाता है, कैसे ये लोग इतना पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये देखिए जरा, ये है तरीका, कहां से आ रहा है 160 करोड़ रुपए। तो ये है तरीका। मैं आपको बताऊं कि बुधवार को शिखर मसाला जो है, पान मसाला, वहां छापा पड़ा। जीएसटी इनकम टैक्स ने छापे मारा। शिखर पान मसाले का नाम सुना होगा आपने। टीम को टैक्स चोरी की टिप वहीं से मिली कि टैक्स की बड़ी चोरी कर रहे हैं ये बड़े कारोबारी। आज क्या हुआ, पीयूष जैन के यहां उसके बाद छापेमारी कर दी गई। पीयूष जैन की करीब 40 कंपनियां, सोचिए एक दो नहीं, इन बड़े कारोबारियों की कंपनियां भी बहुत सी होती हैं, 40 कंपनियां, कई फर्जी कंपनियां चल रही थी। ये लोग काली कमाई बनाने के लिए फर्जी कंपनियां खोलते हैं। आगे आपको बताएंगे फर्जी कंपनियों से करते क्या है। ये फर्जी कंपनियों से 150 करोड़ की टैक्स चोरी की, फर्जी कंपनियों पर 100 करोड़ का लोन भी ले लिया। सोचिए, कंपनियां शेल कंपनियां, और उस पर लोन भी 100 करोड़ का ले लिया। मोटी रकम के हेर फेर करने के दस्तावेज मिले। टैक्स चोरी के लिए फर्जी बिलों का इस्तेमाल किया गया और फर्जी फर्म के नाम से ये बिल बना लेते थे। 50,000 तक के जो फेक बिल है वो फर्जी होते थे। 200 फेक बिल बरामद हुए हैं, और आपको बताऊं कि 4 ट्रकों में ये फर्जी बिल मिले हैं। कच्चे तैयार माल में अंतर पाया गया है। किस तरह ये एजेंसियों को मूर्ख बना रहे थे। फैक्ट्री में स्टॉक चेक हुआ, तब जाकर शक हुआ, और जीएसटी बचाने के लिए ये पूरा फर्जीवाड़ा किया गया। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं, ये पहली तस्वीर नहीं है। ये जो खजाना आप देख रहे हैं, ये देश के किसी राज्य से पहली तस्वीर आई हो ऐसा नहीं हो। इससे पहले आपको दिखाऊं, ये तस्वीर देखिए जरा। ये कुछ दिन पहले तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी, कर्नाटक से आए थे जहां पाइप से कैश निकाल रहा था। फुल स्क्रीन जरा दिखाइए तस्वीरें। कर्नाटक की तस्वीर, पाइप से कैश निकल रहा था और रेड पड़ी। रेड के बाद पता चला कि पाइप में पैसा भरा गया था, बाल्टी भर भर के पैसा निकाला गया। यह भी काला कारोबार था, काली कमाई थी। किस तरह से पैसा छिपाया गया, टैक्स का पैसा किस तरह से छिपाया जा रहा था, वो मैंने आपको दिखाया। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, तमिलनाडु की तस्वीर है। आइए दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि देखिए जरा, ये है तमिलनाडु की दूसरी तस्वीर। ये देखिए जरा, नोट ही नोट नजर आ रहे हैं, चारों तरफ नोट। फुल स्क्रीन जरा दिखाऊं तस्वीर, नोट है और गोल्ड है। ये भी रेड के दौरान पकड़ा गया, जो ये बताता है कि कैसे देश के अलग अलग शहरों में ये काली कमाई के कुबेर इकट्ठा कर रहे थे। आइए अब आपको बताता हूं कि आखिर ये कैसे इकट्ठा करते हैं इतना पैसा, क्या जरिया है इतना पैसा इकट्ठा करने का। ये आपके सामने देखिए जरा, होता क्या है। ये क्या करते हैं कि कागजों पर ये फर्जी कंपनियां बनाते हैं। इसे अगर आपने समझ लिया तो आप समझेंगे ये कहां से कमाई करते हैं। कागजों पर बनाते हैं बहुत सी फर्जी और शेल कंपनियां। कागजों पर उन सबकी एंट्री होती है, कहा जाएगा इनकी 40 कंपनियां हैं। काली कमाई को वाइट करने के लिए ये फर्जी कंपनियां बनाते हैं। होता क्या है, इन फर्जी कंपनियों के जरिए टैक्स बचाते हैं। ये टैक्स बचाने के लिए इन कंपनियों को खोलते हैं, रकम को खर्च के तौर पर दिखाते हैं। ज्यादा से ज्यादा खर्चा बताएंगे कि कंपनी का बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है उन फर्जी बिल के जरिए, और उस रकम पर जो कंपनी में खर्चा हो रहा है फर्जी बिल के जरिए दिखा रहे हैं, उस रकम पर टैक्स नहीं लगता है। इस जरिए से उस पैसे को बचा के रखते हैं, वही कैश बरामद होता है। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, दूसरे देश में उस पैसे को ले लेते हैं। झूठे कॉन्ट्रैक्ट के जरिए भी कारोबार करते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और हकीकत में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, और उस जरिए से भी एक काले को सफेद करते हैं। कागजों पर कीमत बढ़ा दी जाती है कॉन्ट्रैक्ट की, कंपनियों की, खर्चे की। कंपनियों के नाम पर लोन ले लेते हैं, जैसे 40 कंपनियों पर 100 करोड़ का लोन ले रखा है पीयूष जैन ने। यह है तरीका कैसे काले को सफेद करने का, और काले कुबेरों की हकीकत हमने आपको बताई। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है
और बड़ी खबर है असदुद्दीन ओवैसी से जुड़ी, जहरीले भाईजान से जुड़ी। असदुद्दीन ओवैसी जो अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, आज जो बयान इस बार उन्होंने दिया है ये पहला बयान नहीं है। इससे पहले आपको याद होगा असदुद्दीन के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी भी हूबहू ऐसा ही बयान दे चुके हैं कि कुछ वक्त के लिए पुलिस हटा लो फिर देखो। आज असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा वो देखिए जरा। असदुद्दीन ओवैसी का बयान देखिए। ओवैसी ने कहा, योगी हमेशा मुख्यमंत्री नहीं रहने वाले, मोदी भी हमेशा प्रधानमंत्री नहीं रहने वाले। एक दिन योगी मठ चले जाएंगे और मोदी पहाड़ों पर चले जाएंगे, तब तुम्हें बचाने कौन आएगा। ओवैसी कह रहे हैं वक्त खराब होने की वजह से खामोश है, यानी जिन लोगों को संबोधित कर रहे थे उनके लिए कह रहे थे ये खामोश इसलिए है क्योंकि इनका वक्त खराब है। जब योगी और मोदी चले जाएंगे तब बचाने वाला कौन आएगा। लेकिन हम तुम्हारे जुल्म भूलने वाले नहीं हैं, ये यूपी की पुलिस को चुनौती दे रहे थे। याद रखना, हम भूलने वाले नहीं हैं, हालात बदलेंगे और तुम्हें कौन बचाएगा। ये असदुद्दीन ओवैसी का बयान अल्लाह की ताकत नेस्तो नाबूद कर देगी। ये जहर बुझी जुबान के बाद असदुद्दीन ओवैसी पर बीजेपी ने हमला किया और पलटवार किया। सुनिए जरा। हालात बदलेंगे, कौन बचाने आएगा तुमको। कि ये हिंदुस्तान है, ये अफगानिस्तान नहीं है कि यहाँ तालिबान आ जाएंगे। हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। मोदी योगी कहीं जाने वाले नहीं है। जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे। इस तरह का कम्युनल और क्रिमिनल माइंडसेट कभी भी भारत में एक्सेप्टेबल नहीं है। भड़काऊ भाईजान की जहरीली जुबान से एक बार फिर उत्तर प्रदेश में सियासी पारा हाई हो गया है। 12 दिसंबर को कानपुर में ओवैसी ने खुलेआम धमकी दी थी। अब वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी ने ओवैसी पर जोरदार हमला बोला है। याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर है, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। मोदी योगी कहीं जाने वाले नहीं है। इस बात को जितनी जल्दी समझ लो उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये 1921 वाला भारत नहीं है, ये नया भारत है। इस सोहरावर्दी वाली सोच, इस जिन्ना वाली सोच, इस सोच को जड़ से खत्म किया जाएगा इस भारत में। और ये याद रखना, ये नया भारत है। भड़काऊ भाईजान इतने पर ही नहीं रुके। ओवैसी ने धमकाते हुए कहा कि जब मोदी और योगी चले जाएंगे तब कौन बचाएगा। हालात बदलेंगे, जब कौन बचाने आएगा तुमको। जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, हो सकता है या कहीं पर जाकर रहेंगे। जब कौन आएगा। कि ये हिंदुस्तान है, ये अफगानिस्तान नहीं है कि यहाँ तालिबान आ जाएंगे। यहाँ पर कोई तालिबानी अगर आएगा तो आपको पता होना चाहिए देश में मोदी है और उत्तर प्रदेश में योगी है। दरअसल बिहार बंगाल के बाद अब उत्तर प्रदेश में ओवैसी ध्रुवीकरण की कोशिश में जुटे। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर है, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला, और हम याद रखेंगे। इस तरह का कम्युनल और क्रिमिनल माइंडसेट कभी भी भारत में एक्सेप्टेबल नहीं है। और इस तरह के क्रिमिनल और कम्युनल माइंडसेट के कीड़े वाले लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि आप तो आइए अब आपको बताते हैं, न सिर्फ ओवैसी पर ऐसे हमले हुए बल्कि ओवैसी को ट्वीट के जरिए भी जवाब दिए गए। आइए आपको जल्दी से दिखाते हैं ओवैसी को किसने क्या जवाब दिया। संबित पात्रा ने, संबित पात्रा जो अपनी हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने लिखा, किसे धमका रहे हो मियां, जब जब कोई औरंगजेब और बाबर आएगा तब तब कोई शिवाजी, महाराणा प्रताप,
मोदी योगी आ जाएगा, कौन तुम्हें बचाने आएंगे? मठ हो या पहाड़ हो, वहीं से तो महादेव आएंगे। संबित पात्रा के अलावा कपिल मिश्रा ने लिखा, ओवैसी ये ना सोचें कि ये 1921 वाला भारत है। जिन्ना वाली जहरीली सोच को निर्ममता से कुचला जाएगा। मोदी योगी अब कहीं नहीं जाने वाले हैं। कपिल मिश्रा ने आगे लिखा, ये जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा होगा। शलभ मणि त्रिपाठी ने लिखा, सुनो हम ना डरे थे मुगलों से न जिन्नावादियों से, तो तुमसे क्या खाक डरेंगे। स्वतंत्र देव सिंह ने लिखा, मठ मंदिर कौन जाएगा, यह सोचने में समय व्यर्थ ना करें। वो आगे लिख रहे हैं, कागज मांग लिए तो आप कहां जाएंगे इसकी चिंता करिए। तो वैसी का जैसे जवाब था वैसे ही उन्हें जवाब भी मिला। आइए अब आपको लेकिन सुनवाते हैं। ओवैसी के जहर बुझे बयान के बाद देश के लोगों में गुस्सा है। देश के लोग क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। प्रचार के दौरान तो ऐसी बातें करनी ही नहीं चाहिए और विकास के तरफ जाना चाहिए। विकास के तरफ जाने के बजाय वो उल्टी बात कर रहे हैं तो वो गलत है। चुनाव पर्पज से अगर बात की जाए तो उसके अंदर विकास की बात ज़्यादा होना चाहिए। आजकल चुनाव राजनीति में क्या हो रहा है सर कि विकास की बात कम हो रही है और रणनीति चल रही है। तो उनकी गलत फहमी है कि योगी और जो मोदी है ये संन्यास कर लेंगे तो ये हिंदू क्या करेंगे। फिर हिंदू चुपचाप थोड़ी बैठेंगे, या सारे जितने भी हिंदू हैं सारे थोड़ी ये संन्यास में चले जाएंगे। जो मोदी और योगी को पब्लिक ने जो वो दे रखा है, स्थान दे रखा है, वो कुछ सोच के दे रखा है, वो इस लायक हैं। देन ये बहुत बड़ी उनकी गलत फहमी है। सिर्फ वो पुलिस वालों को धमका सकते हैं, दबा सकते हैं। पब्लिक किसी के दाव में ना तो आई है और ना ही आई। हमारा देश हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है और कुल मिलाकर वही होना चाहिए। ये सब अपनी पर्सनल बात रखना या पर्सनल इस चीज़ का फ़ायदा उठाना तो मैं समझता हूँ बेकार। ओवैसी एक ऐसे नेता हैं जो अब आंध्र प्रदेश से खास करके हैदराबाद से निकल के वो हिंदुस्तान में अपनी राजनीति ढूंढ रहे हैं और उनको उनके पार्टी के ही कुछ समझ ले, बाकी तो उन्हें देश में कोई मानता नहीं है। क्यों? उनकी धर्म विशेष पे राजनीति है और इससे आगे उनकी कोई सोच नहीं है। जब तुम पुलिस वाले को पूरे वो लेके आ रहे हो दबाने के लिए, तो 2-4 पुलिस वाले दब गए तो उसको ये लगा कि मतलब पब्लिक ही दब जाएगी, अब तो पूरा हिंदुस्तान ही दब जाएगा। ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। हमारे इंडिया है, ये छोटा मोटा शहर नहीं है। ये सब इंडिया ने अच्छे को दबाया तो फिर ये नेता क्या चीज़ है। तो बहुत ख्याल रखिए अपना। ये भारत की बात है। मैं फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।